हेलो एवरीवन, कोच शामली हियर। नमस्कार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत। आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का स्मृति दिन। इन देशभक्त क्रांतिकारियों को हमारा विनम्र अभिवादन। इस दिन शहीद भगत सिंह व्यक्तित्व और विचार इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने एक खास मेहमान को आज आमंत्रित किया है, जिन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से ही शहीद भगत सिंह और उनके विचारों का अध्ययन किया है और शहीद भगत सिंह के स्मृति दिन की पूर्व संध्या के दिन यानी कि 22 मार्च 2018 में भगत सिंह जी के जीवन पर आधारित योद्धा भगत सिंह ये उनका पुस्तक भी प्रसिद्ध हो चुका है। तो हमारे आज के मेहमान है श्री तानाजी पवार और मैं उनका हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार। इस चर्चा की शुरुआत मैं काफी दिनों से मेरे दिल में आ रहे ख्याल से करूंगी। ज्यादातर लोग भगत सिंह जी को एक बंदूक चलाने वाला, निडर, हंसते हंसते फांसी चढ़ने वाला क्रांतिकारी सिर्फ इसी रूप में जानते हैं, जबकि कहीं ना कहीं उनकी ये प्रतिमा यहीं तक सीमित रह गई है। और हालांकि उनकी प्रतिमा या उनका व्यक्तित्व ये बनाई गई प्रतिमा से कई ज्यादा, कई बड़ा है। तो क्या इस चौखट के बाहर के भगत सिंह जी जो है या फिर इस प्रतिमा से भी जो बड़े भगत सिंह है उनके और ज्यादा जो पहलू है उनके बारे में या फिर उनके पहलू पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपने कहा, शहीद भगत सिंह का व्यक्तित्व बम चलाने वाला भगत सिंह या पिस्तौल चलाने वाला भगत सिंह इससे बहुत ही बड़ा था। शहीद भगत सिंह और उनके जो सहयोगी थे वो इस दुनिया से मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण होना चाहिए इस भूमिका के पक्षधर थे। मैं भी जब अपने कॉलेज के दिनों में शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ता था तो उनको बम फेंकने वाले और पिस्तौल चलाने वाले भगत सिंह ही समझता था, मगर भगत सिंह सचमुच ऐसे नहीं थे। आज तक कॉलेज के दिनों से मैंने जो भी अध्ययन किया उसके बाद एक अलग ही भगत सिंह मेरे सामने आए हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा था इसके बारे में हम कुछ जरूर चर्चा करेंगे। शहीद भगत सिंह किताब पढ़ने वाले, एक गंभीर अध्ययन करता थे। जब भी उनको कभी समय मिलता था वह गंभीर होकर किताब पढ़ते रहते थे। किताब पढ़ते ही वो अपने संगठन का प्रचार और प्रसार करने वाले, उसकी स्ट्रेटेजी तय करने वाले एक अच्छे रणनीतिकार थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट इन इंडिया। अपने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने संगठन के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने बहुत ही कारीगर रणनीति बनाई थी। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह एक लेख लिखकर बताने वाले भगत सिंह अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगी के साथ हंसी मजाक कर लेते थे। अपने सहयोगियों के साथ वैचारिक बहस करने वाले भगत सिंह, गंभीर विषयों पर बातचीत करने वाले भगत सिंह कभी कभी नाटकों में भी कलाकार की भूमिका निभाते रहते थे। रसगुल्ले और मिठाई बड़े चाव से खाने वाले भगत सिंह अपने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति कार्य करते हुए बहुत दिन तक भूखे रहते थे। और जैसा कि हम लोग सभी लोगों को मालूम है, जेल में तो उन्होंने कई महीनों तक अनशन किया था। और सशस्त्र जो भगत सिंह हमें मालूम है उसके परे उन्होंने अनशन का हथियार ब्रिटिशों के सामने इस्तेमाल करके ब्रिटिश सत्ता को झुकवा दिया था। वो प्रतिभा के धनी तो थे ही, मगर जब भी लोगों के सामने बोलने के लिए भगत सिंह खड़े होते थे तो उनकी वाणी से ऐसे प्रभावित करते थे, लोगों के अंदर ब्रिटिशों के खिलाफ ऐसा गुस्सा डालते थे, लोग अपनी जगह से हिलते भी नहीं थे और भगत सिंह को सुनते ही रहते थे। तो ऐसा भगत सिंह का व्यक्तित्व जो था बहुआयामी था। वो किताब पढ़ने वाले थे, अपने संगठन की रणनीति बनाने वाले थे, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने वाले थे, तो दूसरी ओर गंभीरता से नास्तिकता जैसे विषयों पर भी अपनी बात रखते थे। वो बहस करते थे, नाटक में भूमिका करते थे, रसगुल्ले खाते थे और अपने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए कई दिनों तक अनशन भी करते थे। ऐसे भगत सिंह की प्रतिमा जो थी एक बहुमुखी या बहुआयामी प्रतिमा या व्यक्तित्व शहीद भगत सिंह का था।
तो भगत सिंह के इस बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में सुनकर हम सभी को उनके बारे में और जानने की और समझने की इच्छा जरूर हुई है। तो भगत सिंह का जो ये त्याग था, समर्पण था, उसको और ज्यादा तरीके से करने के लिए या उस समर्पण को न्याय देने के लिए उन्होंने शादी करने से इनकार किया था। तो एक तरफ देश के लिए प्रेम, देश के प्रति त्याग, और दूसरी तरफ जब उनकी दादी बीमार थी तो इन सभी व्यस्तता में से भी समय निकालकर उन्होंने उनकी सेवा में कुछ समय बिताया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, भगत सिंह जब उनके घर में शादी की बात हो गई और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि अभी शादी पक्की हो जाएगी, तो भगत सिंह ने घर का त्याग कर दिया, क्योंकि शादी और बाकी विवाह संबंधी घटनाओं में उनकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए देने की ठान ली थी। इसीलिए उन्होंने अपने घर का त्याग किया और वह कानपुर चले गए। कानपुर में के जाने के बाद घर के किसी भी पारिवारिक सदस्य को मालूम नहीं था कि भगत सिंह है का। इस बीच में उनकी दादी की तबीयत बिगड़ गई और वह भगत सिंह को बार बार पूछने लगी। तो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी अब उलझन में पड़ गए, अभी करे तो क्या करे, भगत सिंह है कहाँ है मालूम नहीं था। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, उन्होंने अखबार में एक इश्तेहार दे दिया और संदेशा भेजा भगत सिंह को कि आपकी दादी की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई है और आप जल्दी से जल्दी दादी को देखने के लिए घर आ जाओ। इसके बाद भगत सिंह ने घर वालों को बताया कि मैं जरूर घर आ जाऊंगा, मगर मेरे शादी की बात आप वहां मत करना। ये शर्त मनवाने के बाद भगत सिंह अपनी दादी को मिलने आए। जैसे ही भगत सिंह इतने महीनों के बाद घर आए तो उनकी दादी तो खुश हो गई और परिवार के सभी सदस्य खुश हो गए, घर में खुशी की लहर छा गई। फिर कुछ महीने तक शहीद भगत सिंह ने अपनी दादी की सेवा की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में दादी की प्रकृति में अच्छा खासा सुधार आ गया। तो अपनी दादी जब बीमार है यह सुनकर भगत सिंह दौड़ पड़े और दादी की उन्होंने सेवा की थी। जेल से उन्होंने जो भी पत्र अपने परिवार के सदस्यों को लिखे, उस हरेक पत्र से या पत्र के हरेक शब्द से उनके जो परिवार के प्रति प्रेम था वो प्रेम दिखाई देता है। और वो अपने भाइयों को बार बार ये कहते रहते हैं कि अपने परिवार का ध्यान रखो। तो अपना वैयक्तिक काम करते हुए भी, क्रांति कार्य करते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उनका प्रेम था वो बहुत ही गहरा था। और वो उनका जो पारिवारिक कर्तव्य था उसके प्रति भी वो जागरूक थे। आज भी हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, मगर ये काम करते हुए भी हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अपना जो पारिवारिक कर्तव्य है वो भी हमें निभाना है। भगत सिंह की दादी की सेवा की या पत्रों से उन्होंने जो सीख दी है वो अपनी पारिवारिक कर्तव्य है जो वो भी आपको निभाना चाहिए, ऐसा भगत सिंह हमको कहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से हमारे समाज के प्रति कर्तव्य है उसी तरीके से हमारे परिवार की तरफ भी कर्तव्य जरूर होते हैं। युवाओं को भी ये चीज उनसे जरूर सीखनी चाहिए कि अपने घर के परिवार के सदस्यों के, अपने माता पिता के और अपने घर के बड़े लोगों की सेवा भी करते रहनी चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए हम तो ये जानते हैं कि भगत सिंह जी ने अपना पूरा जीवन इस क्रांति कार्य में समर्पित किया था, और लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में कई और किरदार भी बड़े बखूबी से निभाए थे। तो उनके बारे में हमें क्या बताएंगे? जी, शहीद भगत सिंह हमेशा अपने क्रांति कार्यों में व्यस्त रहते थे। उनकी नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन संगठनों के कार्यकलापों में वे हमेशा व्यस्त रहते थे। मगर इस व्यस्तता के बावजूद भी उनको हर एक परिस्थिति में जो भी काम करना पड़ता था वो काम वो अपनी जी जान उसमें डालकर करते रहते थे। इसके कुछ उदाहरण उनके जीवनी जब हम अभ्यास करते हैं तो उससे मिल जाते हैं। एक बार लाहौर बम कांड केस में जब उनको फंसाया गया तो किसी तरह उनके पिता ने उनकी जमानत करवा ली और भगत सिंह जेल से रिहा हो गए। रिहा होने के बाद उनको कुछ दिन तक
अंग्रेजों को चकमा देना था, इसीलिए उन्होंने एक डेयरी शुरू की। क्योंकि अगर वो कुछ करते और वो ब्रिटिशों के हाथ में आता तो जिन्होंने जमानत दी थी उनको तकलीफ हो सकती थी, इसीलिए भगत सिंह ने एक डेयरी की शुरुआत की। ये युवा भगत सिंह सुबह सुबह उठते, दूध निकालते और दूध बेचते थे, और यह कुछ ही दिनों में भगत सिंह ने यह डेयरी इतनी अच्छी तरह चलाई कि दूध की बहुत ही बढ़िया बिक्री होने लगी। तो इस तरह डेयरी चलाने का काम भगत सिंह ने किया, और दिन भर भगत सिंह डेयरी चलाते थे, और शाम होते हुए, अंधेरा होते हुए अपने दोस्तों को, क्रांतिकारियों को इकट्ठा करते थे, और डेयरी जो थी वो एक क्रांतिकारियों के मीटिंग के रूप में तब्दील होती थी। ऐसे भगत सिंह एक ने अपने इस काल में एक डेयरी भी अच्छे तरीके से चलाई। दूसरी बात ये जो है, तो भगत सिंह ने जब वो घर से गए तो कानपुर, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थी जो थे, उनके घर में वो गए। उसके बाद भगत सिंह पंजाब से थे, तो वो क्या करते रहते, वो क्यों आए, इस बात की किसी को भी भनक ना लगे, इसीलिए उन्होंने एक स्कूल में हेडमास्टर का काम कर लिया। तो हेडमास्टर बनने के बाद भगत सिंह ने वो स्कूल इतनी अच्छी तरह से चलाया कि पहले की तुलना में स्कूल की बहुत ही प्रगति हो गई, और वहां के जो बच्चे थे उनके भगत सिंह चहेता बन गए। इसीलिए इस तरीके से हेडमास्टर का काम, स्कूली बच्चों का पढ़ाने का काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से शहीद भगत सिंह ने किया। भगत सिंह और उनके सहयोगी ब्रिटिशों के खिलाफ लोगों में असंतोष या चेतना जगाने के लिए नाटकों का भी प्रयोग करते थे। ऐसे ही एक बार चंद्रगुप्त का नाटक चल रहा था, जिसमें भगत सिंह ने चंद्रगुप्त की भूमिका निभाई थी। वो भूमिका में उन्होंने अपनी ऐसी जान डाल दी कि जब वो नाटक खत्म हुआ तो वो नाटक देखने वाले उनके अध्यापक दौड़ते दौड़ते उनके पास आ गए और उन खुशी से उनको गले लगाया। इतनी अच्छी तरीके से भगत सिंह ने वो चंद्रगुप्त का किरदार निभाया था। भगत सिंह जब कानपुर में थे, वो वहां का जो मशहूर दैनिक था अखबार प्रताप, उसके संपादकीय विभाग में भी काम करते थे। जब वो दिल्ली में रहते थे तो वहां का अर्जुन नामक जो वृत्तपत्र था या अखबार था, उसमें भी उसके एडिटोरियल विभाग में शहीद भगत सिंह काम करते थे। वो पढ़ते थे, उसी तरह अपने जो विचार थे ब्रिटिशों के खिलाफ, उनके जो विचार थे वो इस अखबारों में लिखकर वो जनता को जगाते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उनको सहभागी करने के लिए भरसक प्रयत्न करते थे। तो भगत सिंह क्रांतिकारी करते थे, मगर जो भी काम उनकी जीवनी में उनको करना पड़ा, उन्होंने उसमें अपनी जान डाल दी। ही हैज poured his heart in every work। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जो भी काम करना पड़े वो हम लोगों को पूरे मन से या लगाव से वह काम हमको करना चाहिए, ताकि उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम है, वो अच्छा ही आएगा। जी बिल्कुल सही। जैसे कि आपने बताया कि भगत सिंह एक लेखक थे, एक उद्बोधक थे और एक पत्रकार भी थे। हमें याद है कि कलकत्ता के एक साप्ताहिक में उनका एक लेख प्रसिद्ध हुआ था जिसका शीर्षक था विश्व प्रेम। तो भगत सिंह विश्व बंधुता, साम्यवाद जैसे विषयों पर लेखन करते थे। तो विषयों की इतनी व्याप्ति और विचारों की इतनी गहनता, जिसे हम बोल सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स और डेप्थ ऑफ नॉलेज और डेप्थ ऑफ थॉट्स, तो वो भी लगभग 20 साल की उम्र में। तो उनके इस वैचारिक विकास के बारे में, या फिर उनका ये वैचारिक विकास कब और कैसे होता गया? भगत सिंह बुद्धिजीवी तो थे ही, वो प्रतिभा के धनी थे। उनकी एक याद संस्मृति या उनके एक सहयोगी साथी शिव वर्मा ने लिखी है। वो कहते हैं कि भगत सिंह की कोट में हमेशा एक जेब में पिस्तौल रहती थी तो दूसरी जेब में हमेशा किताब रहती थी। जब भी भगत सिंह को फुर्सत मिलती थी, थोड़ा समय मिलता था, तो वो झट से किताब निकालते थे और वह किताब पढ़ने में खो जाते थे। थोड़ा भी समय मिला तो वो किताब पढ़ते रहेंगे। तो भगत सिंह पहले से, उनके बचपन से ही उनका जो पारिवारिक का देशभक्तिपूर्ण जो वहाँ का माहौल था, उसी माहौल में उन्होंने, जब से उनको अक्षरों से उनसे पहली मुलाकात हुई, तब से उन्होंने
ये पढ़ना शुरू कर दिया, किताबें पढ़ना शुरू किया। अखबार में जो वृत्तपत्र लेख आते थे, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो कुछ छपा होता था वो सब वो पढ़ते थे। क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ते थे। असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए भगत सिंह ने अपने स्कूल छोड़ दिया। फिर जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, भगत सिंह ने फिर एक बार कॉलेज में परीक्षा दे दी और वो कॉलेज में दाखिल ले ली। वहां उनकी मुलाकात उनके जो सहयोगी है बहुत से क्रांतिकारी उनके साथ हो गए। कॉलेज के जीवनों ने भगत सिंह ने बहुत ही व्यापक तरीके से किताबें पढ़ना शुरू की। दुनिया का जो भी इतिहास हो, दुनिया में घटी क्रांतियां हो, या दुनिया में जो भी राजनीतिक घटनाएं होती रहती है, दुनिया के विभिन्न देशों में जो भी राजनीतिक आंदोलन हुए थे, उन स्वतंत्रता के आंदोलन हुए थे, उनके बारे में भगत सिंह ने पढ़ा। तो लगभग 20 साल की उम्र में या 20 साल की आयु में भगत सिंह ने इतना अध्ययन किया था कि देश और दुनिया में घटने वाले किसी भी घटना पर वो अपना मत प्रदर्शन कर सकते थे। तो भगत सिंह समस्या कोई भी हो उसके तह तक जाकर अभ्यास करते थे और वो समस्या का हल निकालने के लिए, वो समस्या सुलझाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए यह भी बताते थे। तो भगत सिंह का जो बौद्धिक विकास है या उनकी प्रतिभा की ऊंचाई जो उन्होंने छुई, वो उन्होंने जो गहरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसके ऊपर चिंतन किया, जिसमें कार्ल मार्क्स का कैपिटल भी उन्होंने पढ़ा था, लेनिन ने जो कुछ किया वो भी पढ़ा था, समाजवाद क्या है यह भी उन्होंने पढ़ाया था, रशियन राज्य क्रांति के बारे में वो अपने विचार रखते थे। इसीलिए भगत सिंह यह अध्ययन करके, गहरे तरीके से अध्ययन करके, उस पर चिंतन करके वह एक बुद्धिजीवी या हम लोग कहे कि वो प्रतिभा के धनी बने हुए थे। इसीलिए उनकी जो घोषणाएं है या नारे है, इसीलिए वो कहते थे कि इनकलाब जिंदाबाद, सरवारा जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये उनके तीनों नारे जो है वहां उससे ही हमें वो किस तरीके का विचार करते थे, किस तरीके की सोच वो रखते थे, ये हमें समझ में आता है। भगत सिंह जी ने अपने एक पत्र में उनके सपनों का भारत कैसा हो इस बारे में लिखा है। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि भगत सिंह जी के सपनों का भारत कैसा था, और साथ ही में स्वतंत्रता, लोकशाही व्यवस्था और इनकलाब यानी कि क्रांति, इन शब्दों का उनके नजरिए से असली मायनों में मतलब क्या था। स्वतंत्रता आंदोलन में हर कोई ये कहता था कि अंग्रेजों को हमारे भारत देश से भगाना है और देश को स्वतंत्रता हम लोगों को लेनी है, ब्रिटिश के चंगुलों से अपने देश को आजाद करना है। मगर ब्रिटिश जाने के बाद इस देश में किस तरह की व्यवस्था होगी, इस बारे में विचार भगत सिंह रखते थे। यानी ब्रिटिशों को तो भगाना है ही, मगर ब्रिटिश जाने के बाद, ब्रिटिश यहाँ से चले जाने के बाद ये इस देश में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, यह बहुत ही कारीगर तरीके से भगत सिंह हम लोगों को बताते थे। वो कहते थे ये जो हमारी लड़ाई अभी जारी है या शुरू हुई है, वो सिर्फ ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं है, वह जो भी जनता का शोषण करता है उसके खिलाफ है। चाहे वो ब्रिटिश हो, हिंदुस्तानी हो, या ब्रिटिश या हिंदुस्तानी मिलकर करे और कुछ चंद मुट्ठीभर पूंजीपति हो, जो भी आम जनता का शोषण करेगा उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। और वो कब तक जारी रहेगी? जब तक इस दुनिया से मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ऐसा भगत सिंह हम लोगों को कहते थे। और यह कैसा करना है, ये शोषण कैसा खत्म करना है, यह भी भगत सिंह ने हमें बताया है। उनके आखिरी दिनों में उन्होंने यह भी हम लोगों को बताया है कि हम लोग केवल बम और पिस्तौल यही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं कहते। उसके साथ साथ हमारे जो विचार है, हम जिस व्यवस्था के पक्षधर है, उसके बारे में इस देश के लोगों को हम लोगों को बताना चाहिए। हमारे संगठन को उनके बीच जाकर उसका व्यापक प्रचार और प्रसार करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि हम लोगों को
झुग्गी झोपड़ी में जाना चाहिए, हर एक गांव में जाना चाहिए, कारखानों में जाना चाहिए, फैक्ट्रियों में जाना चाहिए, खेती बाड़ी जो करने वाले किसान है उनके पास जाना चाहिए और मजदूरों के पास भी जाना है और उनको समझा देना है कि सिर्फ ब्रिटिश चले गए तो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उनकी समस्याओं का अंतिम समाधान शोषण खत्म होने में है और इसी मांग को लेकर हम लोगों को किसान, मजदूर और आम जनता को लामबंद करना है और एक ऐसी व्यवस्था लानी है जहां की मजदूर और किसानों का राज हो और उनके हितों की रक्षा की जाए। इस तरह का भारत निर्माण करने में भगत सिंह की और उनके सहयोगी की जो कार्यकलाप रहता था, तो इस विचार से उनका कार्यकलाप रहता था। वो क्रांति को इस तरीके से शोषण की व्यवस्था खत्म करने की नजरिए से भगत सिंह देखते थे। आज भी हम जब शहीद भगत सिंह को आज के दिनों में याद करते हैं, उनके सहयोगियों के बलिदान को याद करते हैं, तो हम लोगों को ये ऐसे जो आम जनता है उसके शोषण की व्यवस्था खत्म करने को या उनके समस्याओं का हल निकालने वाली व्यवस्था जो भगत सिंह ने जिसका सपना था वो पूरी करने के लिए हम लोगों को अपना योगदान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, उनकी ये विचार, उनकी ये सोच बहुत उच्चतम है और आज भी हमारे देश की व्यवस्था के लिए आदर्श है। इस चर्चा के आखिरी मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं और इस आखिरी मोड़ पर आकर हमें भगत सिंह जी की उनके साथियों के साथ आखिरी मुलाकात याद आती है। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और उनके साथियों से वो आखिरी बार मिल रहे थे तो उन्होंने अपने साथियों से क्या कहा था? जी, बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है ये। जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा जाहिर हो गई तो उन्होंने अलग सी कोठरी में रखा गया और उनके जो दूसरे साथी थे उनको भी वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। जैसे भी जेल के फाटक पे वो बाकी सहयोगियों को ले जाया जा रहा था तो दरोगा ने पूछा कि अपने साथियों से मिलोगे क्या? तो इसके बाद कोई मुलाकात भगत सिंह से इन साथियों की नहीं होने वाली थी। यह अंतिम मुलाकात थी। बड़े ही दुखी और उदास चेहरे से ये लोग भगत सिंह के पास चले गए। उसमें से जयदेव कपूर जो थे उन्होंने भगत सिंह को एक प्रश्न पूछा जिसमें वो भगत सिंह को पूछते हैं कि सरदार जी, आपने अभी तक जो क्रांतिकारी किया है उसके बाद आपको ये जो फांसी जाहिर हुई है उसके बारे में ये प्रश्न जयदेव कपूर ने भगत सिंह को पूछा है। वो बोलते हैं, सरदार तुम मरने जा रहे हो, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें इसका अफसोस तो नहीं है? वो बोलते हैं कि तुम मरने जा रहे हो, कहीं तुमको इस बात का अफसोस तो नहीं है? तो सरदार भगत सिंह क्या कहते हैं ये हम लोग सुने। प्रश्न सुनकर पहले सरदार ठहाका मारकर हंसे और फिर गंभीर होकर बोले, क्रांति के मार्ग पर कदम रखते समय मैंने सोचा था कि यदि मैं अपना जीवन देकर देश के कोने कोने तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मुझे अपने जीवन का मूल्य मिल गया है। आज फांसी की इस कोठरी में लोहे के शिकंजों के पीछे बैठकर भी मैं करोड़ों देशवासियों के कंठों से उठती हुई उस नारे की हुंकार सुन सकता हूँ। यानी भगत सिंह यह चाहते थे कि उनका जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वह इस देश के हर एक नागरिक के पास पहुंचे और यह कहते हैं जयदेव कपूर को कि आज मैं ये कोठड़ियों से भी सुन सकता हूं कि मेरा जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, क्रांति का नारा है, यह हर घर में अभी पहुंच गया है, घर घर के हर एक देश के नागरिक के पास पहुंच गया है। और आगे भगत सिंह कहते हैं, मुझे विश्वास है मेरा यह नारा स्वाधीनता संग्राम की चालक शक्ति के रूप में साम्राज्यवादियों पर अंत तक प्रहार करता रहेगा। फिर कुछ रुककर अपनी स्वाभाविक मुस्कुराहट के बीच उन्होंने आहिस्ता से कहा, और इतनी छोटी जिंदगी का इससे अधिक मूल्य हो भी क्या सकता है।
तो भगत सिंह कहते हैं उनको सिर्फ 23 साल और 5 महीने की उम्र मिली। इतनी छोटी उम्र में भी मेरा जो कार्य था, क्रांति कार्य था, जिसका मकसद इनकलाब जिंदाबाद का नारा या क्रांति का नारा सब जगह पहुंचाना था, उसमें मैं सफल हो गया हूँ, ऐसा भगत सिंह हमको बोलते रहते हैं। और इस अंतिम क्षणों में भी या अंतिम विदाई के क्षणों में भी वो अपने सहयोगी के साथ वो उदास नहीं रहते। उन्होंने मुस्कुराकर या हंसी का ठहाका मारकर जवाब दिया। इस तरह से भगत सिंह का व्यक्तित्व कैसे था, ये हमारे ध्यान में आता है या समझ में आता है। जी बिल्कुल। आजादी की इस लड़ाई में भगत सिंह जी का त्याग, समर्पण, ये कई ज्यादा है, या फिर ये कहूँ कि शब्दों से भी परे है। तो आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। इस बातचीत में आने के लिए और हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए, भगत सिंह जी का व्यक्तित्व और विचार समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।